अब देख, कल तो तूने पेपर का किया नहीं है, तो आज तेरे लिए फिर काम बढ़ जाएगा। आज का पेपर भी कुछ खास अच्छा तो गया नहीं वहाँ पे। वही सेम 10 हाईएस्ट आए हैं, और बाकी फिर कल क्या हुआ था? कल का पेपर मैं ले आया हूँ तेरा, वो बुक के अंदर रह गया था। आज जो क्लास हम लोग करेंगे परसेंटेज के अंदर में, उसमें ज़्यादातर वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो एक्चुअली तेरे पेपर में आते हैं, रिलेटेड टू शॉर्टकट्स। मैंने आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो रेडीमेड रिजल्ट्स तुझे मिल जाएंगे उसके। तो बोलेगा हाँ, इसको तो करके आराम से हो जाएगा। और बट वो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करेगा, तो उसको खत्म हो गया। हम्म। हम्म। आज के लिए खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में नया रजिस्टर भर जाएगा तेरा। तो आज की क्लास का हेडिंग डाल दे, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, मैं लिख देता हूँ इसको, ये लिख देता हूँ इसको, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कौन को काहे छोड़ दिया है? अच्छा, जो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका बता, सुन, रुक जाओ, जो जो पूछ रहा हूँ उसका बताना। पहले 2D फिगर के नाम, और फिर 3D फिगर के नाम, जो अभी फिलहाल तेरे जरूरत में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो दो चीजें अभी याद रख, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, अभी फिलहाल ये, और एक सर्कल। इनको छोड़ के अभी किसी के ऊपर में मत जा। ये सब याद है? एक बार खाली बोल दे, अगर याद होगा तो मैं लिखूंगा नहीं, खाली सुन लूंगा। स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया बता। हाँ। और एरिया? पेरीमीटर रेक्टेंगल, एरिया स्क्वायर के लिए, सॉरी, दो बार स्क्वायर लिख दिया। सर्कल, सर्कल के लिए। हम्म। ठीक है, ये तीनों तेरा डन है। अब 3D में आ जा। ये तीनों मुझे बताना, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, और एक हेमिस्फीयर भी लिख ले। अभी फिलहाल के लिए ये चाहिए, बाद में और भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। इनके तुझे क्या बताना है मैं पहले बता दे रहा हूं। एक तो बताएगा LSA ऑब्लिक CSA, दोनों सेम ही होते हैं, TSA, और फिर सबसे लास्ट में वॉल्यूम। बोल अभी। 2πRH, राइट। और TSA 2πRH में अपर सर्कुलर एंड और लोअर सर्कुलर एंड को ऐड कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, 2πR कॉमन ही ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा H+R। ये उसका फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम इसका होता है πR²H, πR²H। कौन के लिए? वो भी नहीं होता है, वो 1/3πR²H होता है। 1/3πR²H कर दे, इसका 1/3 समझ ले। और πRL, L क्या है? स्लैंट हाइट। जैसे कोण हम लोग ऐसे बना रहे हैं, तो इसमें दो तरह के हाइट आ गए, एक तो ये वाला वर्टिकल हाइट, और एक स्लैंट हाइट। वर्टिकल हाइट और स्लैंट हाइट के बीच का रिलेशन होता है रेडियस के साथ मिला के, ये इसी से तो निकालते हैं ना, L = √का H² + R²। अब इसमें क्या और ऐड कर लेंगे, एक सर्कुलर एंड का एरिया, दैट इज πR²। तो πR कॉमन होके ये बन गया L+R। अब स्पेयर का बताओ। हम्म। वॉल्यूम बता दे, कुछ भी याद नहीं है? चल गोली मार। स्पेयर का LSA ऑब्लिक CSA और TSA, ये दोनों ही सेम होते हैं, 4πR²। लेकिन वॉल्यूम जब लिखेगा तो वो हो जाता है 4/3πR³। अब इससे गेस करने की कोशिश कर कि हेमिस्फीयर का LSA ऑब्लिक CSA क्या होगा। 2πR²। और TSA? नहीं नहीं, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर में जब तू कट कर देगा उसको, स्फीयर को, तो ऐसा बन जाएगा ना। तो 2πR² तो तू बॉडी के लिए बोल रहा है, प्लस πR², तो ये टोटल बन जाएगा 3πR²। अब बताओ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। जैसे स्फीयर का 4/3πR, आधा हो जाएगा, ठीक है, 2/3πR³, बस ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें से जो याद नहीं है उसको देख ले,
बाकी अगर याद कर लिया अभी तो ठीक है, बट याद रखना है इसको, क्योंकि अभी मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री होना बाकी है। हाँ, अब याद हो गया ना स्पीयर का, चलो हटाओ इसको। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, और यहाँ पे तुझे उस फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है जो हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा करके छोड़ दिया था इस फॉर्मूला को। अब इस क्लास में इसका अच्छा खासा यूज होगा। ये फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने कल वाली क्लास में किया था ना, प्लस माइनस एक्स, कहाँ पे किया था बता। हाँ, किसी आदमी की सैलरी अगर पहले बढ़ी है और बाद में कम कम हो जाती है। हाँ, अरे नहीं अरे वो तो अलग फॉर्मूला था। वो क्या था, वो ये वाला फॉर्मूला था, आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर इंटू 100%। ये फॉर्मूला था कि सपोज कर लो ए की सैलरी बी से आर परसेंट ज़्यादा है, तो बी की सैलरी आर से कितना परसेंट कम होगी, इसको निकालने का फॉर्मूला। हाँ, इसमें पहले सैलरी आदमी की बढ़ी है, बाद में कम हुई है, तो ओवरऑल ओवरऑल चेंज क्या आया है। उसका एक और एप्लीकेशन होता है सैलरी कंपैरिजन के अलावा, कि अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इन द मार्केट, देन बाय हाउ मच परसेंट यू हैव टू रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर शुड नॉट अल्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का, उस फॉर्मूला का नहीं, इस फॉर्मूला का आज की क्लास में अच्छा खासा यूज होने वाला है। अब मैं सबसे पहले लेता हूं एक रेक्टेंगल और एक जनरल सा क्वेश्चन बना देता हूं। सपोज कर लो ये एक रेक्टेंगल है और ये इसका लेंथ है और ये उसका ब्रेड्थ है। लेंथ को हमने 20% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को हमने 10% कम कर दिया, तो इससे एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि हम लोग को पता है एरिया होता है एल इंटू बी। ऐसे क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चन क्या है कि लिख दिया है मैंने, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% वेयर एज ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। हाँ, करके बता फॉर्मूला तूने। हाँ, हम्म, 8% इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने इसको जब सॉल्व किया उस फॉर्मूला से तो आ गया +20 -10 -200 अपॉन 100%। इसी को सॉल्व करके क्या रहा है, कितना आ रहा है 10 -2, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो 8% इंक्रीज होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से वो पूछ सकता है, अब वहां से लिखना स्टार्ट करो। यही सेम फॉर्मेट में रहेगा, बस ट्राई करना कि उसको कर सके। क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, if the length of a rectangle is increased by 10%, is increased by 10%, then by how much percent, then by how much percent its breadth must be decreased, its breadth must be decreased such that the area remains same, such that the area remains same। अब सोचो अगर इसको करना है तो कैसे करेगा। तेरे पास सिर्फ वो फॉर्मूला अवेलेबल है, क्या उस फॉर्मूला से कर सकते हैं या कोई और तरीका लगा सकते हैं, जैसा भी है करना स्टार्ट कर दे। लेंथ को हमने बढ़ाया है 10% और हम लोग नहीं चाहते कि एरिया चेंज हो, तो ऑब्वियसली ब्रेड्थ को हमें कम करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट ब्रेड्थ कम करें जिससे कि एरिया चेंज ना हो।
कितना? 100/, आता है मतलब तुझे? तो 100/11 कैसे आ गया? आता है तुझे कैसे करना है? नहीं, वही तो बात है ना, कैसे किया बता एक बार, ताकि मैं तुझे बता सकूं। मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, तो पहले अपना मेथड बता दे। जो फॉर्मूला हमने लिखा था, उस फॉर्मूला को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। हाँ, लेंथ बढ़ गई हमारी कितनी? +10, ठीक है। -y कर दे, हाँ ठीक है। बस बस बस, ये पहला मेथड है, ठीक है ना। इसमें एक एक जीरो काट दे, 10 को यहीं रहने दे, बाकियों को वहाँ भेज दे, तो वो 11y/10 हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 100/11%। मतलब 9 1/11%। अगर तू ब्रेड्थ को कम करता है तो तेरा एरिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी का एक और मेथड सीख, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे तेरा ये वाला काम नहीं करेगा ढंग से। वो क्या है कि जब हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L/B। इसका मतलब है, अगर हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के कंसेप्ट से देखें, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा हमारा एरिया भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ब्रेड्थ बढ़ेगा तो हमारा एरिया भी बढ़ेगा। और इसी का उल्टा कर लेके, अगर लेंथ कम होगा तो एरिया भी कम हो जाएगा, और ब्रेड्थ कम होगा तो एरिया भी कम हो जाएगा। तो एरिया का लेंथ और ब्रेड्थ के साथ कैसा रिलेशन बना? डायरेक्ट। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो यहां से हम लोग का एक फॉर्मूला बन जाएगा कि A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2। और यहां से भी ये लिख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। लेकिन अगर फॉर्मूला के एक साइड में दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, और मैं ये बोलूं कि लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे ब्रेड्थ को कम करना पड़ेगा। तो जब भी आगे क्वेश्चन मिले जहां पे ये जैसे लेंथ और ब्रेड्थ एक ही साइड में है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? तो वो इनवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स L1/L2 अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो फिर B1/B2 ना लिख के वहां पे B2/B1 लिखना पड़ेगा। और यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में तुम यूज कर सकते हो एज योर सेकेंड मेथड। अब इसमें क्या करेंगे? सेम तरीके से चल, पहले लेंथ को ले ले 100, 110। लेकिन इसके साइड में जो वैल्यूज अब आ रही हैं ब्रेड्थ की, तो ब्रेड्थ, इनिशियल ब्रेड्थ था 110, और अब कम होकर कितना हो गया? 100। तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? क्लास का पहला फॉर्मूला क्या होता है? नेट चेंज। नेट चेंज 10 का है, अपॉन ओरिजिनल। B1 को ओरिजिनल बोलेंगे, अपॉन में 110 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यही सेम आंसर आ जाएगा। ये आया मेथड समझ में? कुछ क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेगा, उसको लिख ले। मतलब आगे से ध्यान रखना, ये तो मैंने रेक्टेंगल की बात की है, आगे जाके सिलेंडर होगा, कोन होगा। अब मैं अगर तेरे से पूछूं कि वॉल्यूम का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो क्या बोलेगा सिलेंडर में या कोन में? वॉल्यूम का रेडियस के साथ, हाँ, R² के साथ डायरेक्ट होगा। इसका मतलब हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं इसको लेके? V1/V2 इज इक्वल्स टू R1² अपॉन R2², क्योंकि इस फॉर्मूला में R1² और R2² होता है। और उसी तरह से V1/V2 इज इक्वल्स टू H1/H2, ये भी लिख सकते हैं इसी तरह से। लेकिन जब H और R को लिखने जाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा H1/H2 इज इक्वल्स टू R2² अपॉन R1²। ये तीनों समझ में आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में चाहे वो सिलेंडर हो या कोन हो, 1/3 और पाई को तो कोई पूछता ही नहीं है, दे आर कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मैं वॉल्यूम का रिलेशन देख रहा हूं R² के साथ, तो क्या आया? डायरेक्ट आ गया। और वॉल्यूम का सेम रिलेशन हाइट के साथ क्या आया? डायरेक्ट आ गया। अबे देख कहां रहा। और फिर उसी तरह से R² और H को जब देखेंगे तो ये इनवर्सली, हाँ, और जो आमने सामने होंगी वो डायरेक्टली होंगी। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, if the radius of a circle is increased by 10%, is increased by 10%, then what is the percentage change in its area? फर्स्ट पार्ट में कर ले इन इट्स एरिया, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, और सेकंड पार्ट में कर ले इन इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया के लिए भी बताना है, सर्कमफेरेंस के लिए भी बताना है।
हम्म किस तरीके से कर रहा है? रेडियस को 10% बढ़ाया है, एरिया और सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, तो देख सरकमफ्रेंस तो 10% ही रहेगा, तो रेडियस, हाँ रिलेशन स्क्वायर का है। दो तरीके हैं तेरे पास करने के। पहला तरीका, तो ज़्यादा कुछ सोची मत, पाई तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर इंटू आर, तो जैसे एल इंटू बी के लिए करते हैं वैसे ही कर ले। मतलब क्या होगा, ये भी 10% और ये भी 10% बढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला में डाल दे +10 प्लस 100/100, तो टोटल आंसर क्या हो गया 20, और यहाँ से 1, आंसर इज 21%। दूसरा तरीका वो वाला फॉर्मूला, एरिया का रिलेशन रेडियस के साथ डायरेक्ट है, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू R1² अरे हाँ या ना? हाँ, आया, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? देख अपना A1/A2 लिख के R1/R2 का होल स्क्वायर कर दे, पहले रेडियस को क्या देगा 10 दे दे, बाद में वो जाएगा 11, तो उस हिसाब से तेरा वैल्यू हो गया 100 और ये 121, मतलब इनिशियल एरिया था तेरा 100 और अब फाइनल एरिया है 121, तो वैसे ही 21% आ रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius and height if the radius and height of a cylinder are increased by 20% each, are increased by 20% each, then what is the approximate then what is the approximate percentage increase in its volume? Then what is the approximate परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि जो भी आंसर आ रहा होगा उसको राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ मालूम है? चलो, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दैट इज πr²h। इसका मतलब है R/R/h टेकिंग पाई एस कांस्टेंट, भूल जाओ उसको। अब करना उसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, कितना कितना परसेंटेज को इंक्रीज किए हैं 20 तो इनका पहले निकाल ले, +20 प्लस 400/100, तो खाली रेडिएटेड इसके वजह से 44% का चेंज आएगा, हाँ या ना? अब इनके लिए तुझे मिल गया 44, हाइट को लिया और यहीं पे ऐड कर दे 20, और फिर अगला टर्म क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, मार खाएगा, 20 मल्टीप्लाई करके 400 लाया, तो अब वही वाले फॉर्मूले में फिर से डाल रहा है, तो 44 और 20 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 880 बनेगा, अपॉन में 100%, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आप बता कितना हो गया, 44 + 20 = 64, और वहां से आएगा 8.8, मतलब टोटल 72.8। अब 72.8 तो लेंगे नहीं, राउंडिंग ऑफ करना है, क्या आएगा 73
20%. दिस इज द फाइनल आंसर. 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसी फॉर्मूला के अंदर बांध के उसका आंसर निकाल लेंगे. पहले 2 का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसको तीसरे के साथ में यूज कर देंगे. इसको लिख, और भी क्वेश्चन है. उसके बाद 20% अभी हाइट की वजह से भी तो बढ़ेगा ना, तो उसको मिला दिया उसके साथ में. ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेना. इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, if the radius of a sphere is increased by 10%, then what is the percentage increase, then what is the percentage increase in its first part surface area, second part वॉल्यूम. अभी दोनों आंसर सही करना, फिर एक सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन होगा, वो तेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस तरह के क्वेश्चंस का. ये कर ले पहले सही, उसके बाद वो क्वेश्चन आएगा. अभी तो बताया था. हम्म. सरफेस एरिया के लिए 21%, +10 +10 +100 अपॉन 100, 21 हो गया. अब वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr³ लिख रहा है, 4/3πr³. लेकिन चल कोई बात नहीं, 4/3π तो वैसे ही भाग जाएगा, बचा r³ निकाल. हाँ, वो वहाँ पे भी एक बच्चे ने किया था, +x +y +z प्लस माइ, अरे वो सब वैसा नहीं, वो फॉर्मूला होता है, लेकिन वो काफ़ी लंबा फॉर्मूला होता है. उससे पहले तो तू इस मेथड से निकाल लेगा, पेयरिंग कर करके. (33.1). अच्छा, इस क्वेश्चन में तो एक काम और कर सकता था, जो कि तूने किया नहीं. हमने भी एक और तरीके से भी तो इस चीज़ को सीखा था ना, v1/v2 इज इक्वल्स टू r1/r2 का होल क्यूब. तो रेडियस को तू वैल्यू देगा 10, तो ये बन जाएगा 11. क्यूब मारना है 1000, 1331. तो इनिशियल वॉल्यूम था तेरा 1000, अब हो गया 1331. तो व्हाट इज द नेट चेंज? 331 अपॉन इनिशियल, दैट इज 1000 इंटू 100. अब क्या होगा? 2 जीरो उड़ जाएगा. अब 10 से इसको मारेगा, क्या आएगा? 33.1%. ऐसे ही आ जाता. नहीं करेगा ऐसे, ये इजी है ना ज़्यादा. उसमें तेरा अभी क्या किया, 2 स्टेप कैलकुलेट किया. सरफेस एरिया वाला वो भी आसान है, कोई दिक्कत, ये भी आसान है. क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन होकर देखते हैं किस मेथड से करेगा. इफ हाइट ऑफ अ कोन, क्या हुआ? इफ हाइट ऑफ अ कोन, अबे मस्ती कर रहा है क्या? कौन अटक रहा था? इफ हाइट ऑफ अ कोन is decreased by 64%. If height of a cone
is decreased by 64%, then by how much percent its base radius must be increased to maintain the same volume. Must be increased to maintain the same volume. अब लगाओ इसमें दिमाग. रोएगा. कर लेगा. दिमाग लगाओ थोड़ा सा बढ़िया से. वहां पे लेकिन नहीं कर पाए थे लोग, बाद में शायद किसी एक ने किया था. दूसरा पेन ले ले. तो ये क्या पूछा गया कि बेस रेडियस को कितना इंक्रीज करेगा जिससे कि वॉल्यूम चेंज ना हो, अगर हमने हाइट को 64% डिक्रीज किया है तो. अब तो इसको कर किस तरीके से रहा है, ये बहुत जरूरी हो जा रहा है. देख अब इस क्वेश्चन में ना वो वाला तरीका लगा, सेकंड वाला. हमने अभी क्या पढ़ा था, आर स्क्वायर का हाइट के साथ क्या होगा, इनवर्स रिलेशन आएगा. तो हमने ये फॉर्मूला लिखना है, R1/R2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू H2/H1. या इसको ऐसा कर ले, H1, हाँ दोनों के ऊपर कर रहा हूँ, ऐसे कर देता हूँ. R1 उल्टा कर लेते हैं, R2/R1 का होल स्क्वायर. R2 बाई, नहीं, अरे 4/3 कैसे आ जाएगा. देख क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूँ. H1 को तूने लिया 100, 64% कम करने का मतलब है ये 36 हो गया तेरा. डिक्रीज्ड बाई या डिक्रीज टू, डिक्रीज्ड बाई बोला है ना. हाँ अब करेगा, आगे कर लेगा. हाँ हटा R2/R1 हटेगा तो क्या बन जाएगा, 10/6. 10/6 को और काट के कर ले 5/3. अब तो फाइनल आंसर बता दे. हाँ अब यहाँ से लेकिन सही से करना, क्योंकि तुझे देखना है कि रेडियस को कितना बढ़ाना है. हाँ वहाँ से करना है क्वेश्चन को, परसेंटेज इंक्रीज बताना है, रेडियस को कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट देंगे. रोएगा. अरे अब तूने निकाल तो लिया, अभी तेरे सामने तो आंसर है, R1/R2 इक्वल्स टू 3/5. अब इसके आगे क्या करने वाला है, तेरे से यही पूछा जा रहा है कि रेडियस को हमने कितना परसेंट बढ़ाया है. हाँ अबे परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, 3 से 5 हो गया मतलब नेट चेंज इज 2, ओरिजिनल इज 3 इंटू 100. बस परसेंटेज इंक्रीज यही होता है, 200/3. या तो तुझे 200/3 मिलेगा, 200/3 ही था ऑप्शन में, 66 2/3 मिलेगा, या फिर 66.67%, ये दिया था ऑप्शन. हुआ क्लियर हुआ. चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिख. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल
length of a rectangle R, capital R, length of a rectangle capital R is 10% more than is 10% more than the side of a square, is 10% more than the side of a square, and width of a rectangle R, same R, capital R, is 10% less than the side of a square. स्क्वायर की नेमिंग कर ले कैपिटल एस, स्क्वायर एस, सेम स्क्वायर है ये. क्वेश्चन सिंपल है. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ आर टू एस. मतलब तुझे रेक्टेंगल के एरिया को लेना है आर, कैपिटल आर, और स्क्वायर के एरिया को लेना है कैपिटल एस, और इनके एरिया का रेशियो बताना है. और क्या डेटा दिया हुआ है तुझे बताइए. बोलेगा कितना? 9/10 तो बिल्कुल नहीं होगा. तूने क्या लिया? एक काम कर, स्क्वायर का साइड मैंने ले लिया 10. अब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 11 हो गया, और ब्रेड्थ, हाँ अब ऐसे गलत कर. हाँ, क्योंकि 11/9 का बनेगा रेक्टेंगल. लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है फॉर्मूला 99, और नीचे स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, खत्म. और कुछ नहीं करना था इसमें, सब आए हुए क्वेश्चन से. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. इफ हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, if height of a cone is increased by 50%, then find the percentage increase in the volume of the cone. And find the percentage increase in the volume of the cone. क्या कर रहा है? इसमें कुछ करना ही नहीं है तुझे. मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम का तो हाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया. तो हाइट को 50% बढ़ाया तो वॉल्यूम भी 50% बढ़ जाएगा. इसमें कैलकुलेशन क्या कर रहा था? सीधा लिखेगा. हाँ, फॉर्मूला लिखा तो खत्म हो गया ना 50%. स्क्वायर वाले के साथ कुछ छेड़छाड़ करता तो तुझे करना पड़ता डबल वाला. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased such that its circumference increases by 15%, its circumference increases by 15%, हाँ, then area of circle will increase by how much percent? हाँ, एरिया ऑफ सर्कल 21%. कैसे? नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले बता. अब यहीं पे रुक जा. वो तो ये कह रहा है कि हमने रेडियस को कुछ इतना परसेंट इंक्रीज किया है कि सरकमफ्रेंस मेरा 15% बढ़ गया. तो सोच ना. हाँ, और अब तुझे क्या पूछ. तो फिर तू ऐसे खेल खेलेगा क्या? 15 का स्क्वायर
क्यों 15 को 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करेगा? अरे हाँ, तो अब उसको, यही तो बात होती है ना, जल्दी हो जाता है फिर खेल। 30 प्लस 32.25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीजेस बाय 20%, if height of a cone increases by 20%, then what is the percentage increase in its volume? Then what is the percentage increase in its volume? 20, khatam. Next, a cone has a radius of 5 centimeter. A cone has a radius of 5 centimeter. If radius is increased by 20%, if radius is increased by 20% without any change, without any change in height of the cone, without any change in height of the cone, then what is the percentage increase in its volume? Then what is the percentage increase in its volume? फोर्टी गलत, ठीक कर। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसमें इतना टाइम ले लिया तूने थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें इतना टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तुझे वैल्यू से क्या करना है? वैल्यू इज़ यूजलेस। अब रेडियस 5 का हो या 10 का हो, तुझे तो ये दिया गया है ना कि रेडियस को हमने बढ़ा दिया है 20%, और वॉल्यूम का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन होता है? तो वो होता है r² टाइम्स। तो या तो अपने पहले वाले मेथड से कर ले, +20 +20 प्लस 400/100, इसी तरह आंसर आ गया 44%। और अगर दूसरे तरीके से कर रहा है तो v1/v2 इज इक्वल्स टू r1, तो इसी से तो करना था। अब इसको 10 लेगा, 2% बढ़ाएगा, कितना बढ़ाया? 20%। तो 20% कितना हो गया? 12। हो गया कहानी खत्म। 100/144, तो 44% होगा। और कुछ करने की जरूरत क्या है? फिगर वाले क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख ले। Each side of an equilateral triangle, each side of an equilateral triangle is increased by 100%. Each side of an equilateral triangle is increased by 100%. What is the percentage increase? What is the percentage increase in its area? अब पूछे अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, मार दूंगा, फोड़ दूंगा पूरा। बता इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अब तो बोले सर स्टार्टिंग में ही बता देते, याद कर, तो इजी है। था तो बहुत कुछ। देख सुन, तुझे हीरोन्स फॉर्मूला मालूम है?
हाँ या तो यही वाला आ जाएगा। कभी कोई फॉर्मूला भूल जाओ ना तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में एक चीज जो बच्चा नहीं भूलता वो ये है कि इसके तीनों साइड, अरे एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट का एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ये। तो अगर तू भूल गया तो तेरे पास दो रास्ते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तक पहुंचने का। पहला रास्ता आसान है, दूसरा रास्ता ये है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये डिफिकल्ट रास्ता है, लेकिन इससे भी आंसर वही आएगा और जो आसान रास्ता है उससे भी यही आएगा। अब तेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मैं तुझे बता दूं तो याद कर लेगा वो ठीक है, लेकिन अगर कल को फ्यूचर में जरूरत पड़े फिर भूल गया तो ये दोनों तरीके से बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये क्या करेगा इसको बाइसेक्ट कर देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 करके इसको निकाल ले पहले हाइट को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तुझे ऑलरेडी मालूम है ए का है और हाइट अभी हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पहले लिख लो हाफ इंटू ए। अच्छा हाइट जब निकालेगा तो ये वाला हाइट निकालना चाह रहा है, तो क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का होल अंडर रूट रूट 3/2 ए, यहाँ रख दे रूट 3/2 ए। अब जैसे मैं आंसर लिखूंगा तुम बोलूंगा हाँ ये सही था, रूट 3/4 ए स्क्वायर। और मान ले ये घटिया लग रहा है तो यहाँ डाल। एस क्या होता है बस ये बता जल्दी से, सम ऑफ साइड्स अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे तीनों साइड बराबर हैं, तीनों को ऐड करके बाई 2 करेगा तो 3a/2 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करो। सबसे पहला वैल्यू 3a/2, ब्रैकेट के अंदर 3a/2 माइनस ए, फिर से 3a/2 माइनस ए, फिर से 3a/2 माइनस ए, है या नहीं? रुक जा, अरे रुक जा भाई, तो मुझे सिर्फ इतना बता इसको माइनस करके कितना आएगा, कितनी बार आएगा? एक a/2 पहले से है तेरे पास, तो कितने a/2 बाहर फेंका जाएंगे बता? 2, तो बाहर आए मतलब a²/4 हो गया, अंदर एक खाली √3 रह जाएगा, ये भी आ गया आंसर तेरा, दोबारा वही। अब क्वेश्चन तो ये था नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो अलग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, ये निकालना है। ये तो मैं फॉर्मूला डिराइव कराता रह गया तुझे। रोएगा लग रहा है। बोलो 700% ले आया। क्या साइड लिया तूने? तो उस केस में एरिया कितना आया? हाँ लेकिन उस केस में एरिया कितना आया फर्स्ट केस में अगर, हाँ और दूसरे केस में? अब मुझे बताओ √3/4 और √3 में बड़ा कौन सा है? अब निकाल डिफरेंस पहले, और ओरिजिनल तुझे √3/4 को ही लेना है, ये भी ध्यान रखना, इंटू 100 करना है। आंसर के आसपास घूम रहा है तू। थ्री 300%। अब ये इसको याद रखना, ये सब चीज़ें, ठीक है ना? चल खत्म कर।